Now I'm going to take next example. ये लगभग उसी टाइप का है जो अभी हमने सॉल्व किया. इसमें मैं आपको रेजिस्टेंस देता हूँ. पिछली बार ये ABC एक कंडक्टिंग वायर था, अब की बार मैं आपको रेजिस्टेंस देता हूँ. इस क्वेश्चन में केस सेकंड मैंने बोला था, इफ AB हैज रेजिस्टेंस 1 ohm and BC has resistance 2 ohm and CA has resistance 2 ohm. अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है A और B के बीच. VAB कितना आएगा ये मुझे बताना है. A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा. सेम यहां दिया हुआ है आपको dB/dt जो पिछले क्वेश्चन में था, √3 टेस्ला पर सेकेंड. ये दिया हुआ है. लेंथ ABBC, ABBC, CA 2 मीटर है. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक तो जो टाइम वेरिंग कॉन्सेप्ट से मैंने अभी सॉल्व किया कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस्ड EMF नेट निकाला था मैंने लास्ट एग्जांपल में, समझे ना. वो आया था मेरा. सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे. We know due to time varying magnetic field, net induced EMF between A and B is 1 वोल्ट. ये हमारा रिजल्ट आया था, हमने सॉल्व किया था अभी. तो अगर A और B के बीच में ये 1 वोल्ट आता है नेट इंड्यूस्ड EMF, तो B और C में क्या आएगा. B से C में क्या आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो B और C में भी क्या आएगा इंड्यूस्ड EMF 1 वोल्ट. C और A में भी क्या आएगा 1 वोल्ट. तो अगर इस पूरे लूप को आप ट्रायंगल लूप को देखना चाहते हैं तो इसमें नेट इंड्यूस्ड EMF इस पूरे लूप में आना चाहिए 3 वोल्ट. समझे. इंड्यूस्ड नेट कंप्लीट लूप ABC ये आना चाहिए 3 वोल्ट. तो इसमें करंट जो आएगी और वो करंट किस सेंस में होगी मैं बता चुका हूं आपको कि यदि यहां एक करंट रख दें हम लूप में तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर बढ़ रहा है, बढ़ने की रेट दिया हुआ है, तो करंट इस सेंस में आएगी कि वो घटा है. इसका मतलब करंट इस सेंस में आएगी ऐसे. तो जो नेट करंट आएगी वो नेट इंड्यूस्ड EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस 5 2 2 1 5. तो ये आएगा नेट इंड्यूस्ड EMF 0.6 एम्पियर. ये करंट आएगी. अब मुझे बताना है A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. A और B में इंड्यूस्ड EMF भी है A और B पर डिस्पर्स्ड है पूरी लाइन में. तो वो जो इंड्यूस्ड EMF है वो बैटरी की तरह वर्क करेगा, समझे. और उसकी वैल्यू 1 वोल्ट है और इस वायर में अपना रेजिस्टेंस भी है, तो वो रेजिस्टेंस एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा जो कि 1 ओम के बराबर है. यानी A से B लेंथ में बैटरी भी है और रेजिस्टेंस भी है. बैटरी क्या करता है. बैटरी एक सोर्स होता है जो कांस्टेंट EMF जनरेट कराता है, ये हमें देता है. बैटरी एक सोर्स है कांस्टेंट EMF प्रोवाइड कराने वाला. यहां इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से AB लाइन एक बैटरी में कन्वर्ट हो चुका है. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो AB लाइन है, ये AB लाइन पर कंप्लीट इंड्यूस्ड है EMF कंप्लीट लेंथ पर. कितना EMF इंड्यूस्ड है 1 वोल्ट. ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 1 वोल्ट. ये 1 लिखा हुआ है. क्लियर. तो ये A से B तक पूरा जो इंड्यूस्ड EMF है वो बैटरी के EMF की तरह वर्क करेगा और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा. अब यदि मैं A से B तक जाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा VA. इसमें करंट भी है इसी सेंस में, तो माइनस I इंटू करंट 0.6 I इंटू R.
आई कितना है इसका 1, आर कितना है इसका 1 ओम, 1 ओम है ए बी का 1 ओम, आई इंटू आर प्लस ई, तो 1 लिख देंगे यहां से, ई प्लस ई बराबर वी बी, ये आएगा वी ए माइनस आई आर प्लस 1 बराबर वी बी, ऐसे लिख देंगे कन्वेंशन से। यहां से चले यहां तक गए, वी ए माइनस आई आर प्लस ई बराबर बी, तो वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए जो आएगा, इसको इधर पहुंचा देते हैं और ये आएगा 0.4 वोल्ट वी बी माइनस वी ए। इससे आपको ये भी पता है कि बी हायर पोटेंशियल पर है, तो 1 में से 0.6 जाके आएगा 0.4 वोल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से आप सोल्व करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ए से बी तक आप अलग अलग पॉइंट पर इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। अगर आपको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से आंसर नहीं देना है इसका, समझे ना, इसका आंसर आप टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से नहीं देना चाहते हैं, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए सेकंड मेथड, क्योंकि ये मैंने यूज किया है रिजल्ट पिछले वाले एग्जांपल से, इसका मतलब मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसमें इंटीग्रेशन यूज होगा ई डॉट डीएल, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर ई और डीएल के बीच में एंगल अलग अलग आएगा इस केस में, समझे। तो यदि आप एक और तरीका जानना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड मेथड, देखो मुझे पता है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो फ्लक्स है वो कैसे लिखूंगा मैं? फ्लक्स ए बी सी, इसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर, इसकी लेंथ एज लेंथ 2 है, ये आएगा एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इससे एसोसिएटेड बी लिख देता हूं। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, d∅dt, ये फैराडे लॉ से मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व। फैराडे लॉ आपको पता चलेगा, मैं यहाँ जितने भी लॉ आपको बता रहा हूँ, हॉल्स इफेक्ट, फैराडे लॉ और ये नई चीज जो आपको पता चली टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, समझे ना। सबका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैच करता है। यहां भी आप देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन को मैं फैराडे लॉ से सॉल्व कर रहा हूं, d∅dt √3/4 इंटू 4 dB/dt, ये आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या आएगा √3 इंटू dB/dt, √3 दिया हुआ है तो ये आएगा 3। तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस लूप में, ABC लूप में जो कंप्लीट इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 3 वोल्ट है, और ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड A to B जो आएगा वो आएगा ABC लूप अपॉन 3। ये लेंथ और ये लेंथ सिमेट्रिकली एडजस्टेड है सेंटर के अबाउट, तो इसका मतलब बाय 3 किया जा सकता है। AB का ईएमएफ इंड्यूस्ड बताने के लिए 1 वोल्ट। तो वो लास्ट में जो मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया था, वो इंटीग्रेशन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। AB का, AB लेंथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आएगा। ऐसा नहीं है कि आप हर बार उस इंटीग्रेशन वाले तरीके को बाईपास कर सकें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ उस इंटीग्रेशन वाले तरीके से ही सॉल्व हो पाएंगे। यहां अलग बात है कि कंप्लीट लूप बन रहा था तो मैं इसको सिमेट्रिकली ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सिमेट्रिकल लूप बना के दे आपको, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आई कहानी? क्लियर? तो वो तरीका भी आना जरूरी है आपको। कुछ क्वेश्चंस में आपको उस तरीके पे और भी बताऊंगा। तो यहां से तो अब ये डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो कि AB में इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना है, टोटल करंट, फिर तो ये सेम पैटर्न आएगा, करंट इतना है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सेम कहानी से आंसर आ जाएगा। मतलब आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप फैराडे लॉ इसमें लगाते हो, समझे? नाउ अगेन देयर इज एग्जांपल, सेम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ एक रीजन है ABCD, उस रीजन में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है जिसका सेंटर O है, उस मैग्नेटिक फील्ड का ज्योमेट्रिकल सेंटर O है। इस O से
स्क्वायर के डायगोनल पर ए डिस्टेंस आगे एक पॉइंट है पी, ओपी डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ए पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ओ से ए डिस्टेंस पर स्क्वायर की डायगोनल पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड is changing with time as according to dB by dt is equal to दिया हुआ है आपको एक कांस्टेंट सी, कांस्टेंट सी दिया हुआ है, इस रेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ रहा है। आपको बताना है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर the switching on the given time varying magnetic field। जैसे ही आप इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हो जो कि बढ़ता जा रहा है समय के साथ, तो आपको बताना है कि पॉइंट पी पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। समझे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आपको आई जे के में आंसर देना है। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें पता है कि अगर ओ मैग्नेटिक फील्ड का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, हर एक मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से सेंटर एग्जिस्ट करता है। क्लियर, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं बात। तो ओ के सराउंडिंग में लूप की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यहां भी ऐसे लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एक सर्किल ऐसा भी होगा जो इससे टच होगा, ये डिस्टेंस ए है ओपी का, मतलब यहां से जो सर्किल जाएगा वो टच करते हुए जाएगा हर एक एज को, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसकी, इस स्क्वायर की जो लेंथ है, एज है, वो 2a है। इसका मतलब ये हाफ लेंथ ए है, तो ये भी ए है। तो आप एक ऐसा सर्किल बनाएंगे जो कि हर एज को टच करते हुए जाएगा, यानी इस लूप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लूप में होगी, कौन सा लूप, जिसकी रेडियस ए है, जिसका सेंटर ओ है, और ये लूप हर एक एज को टच करेगा क्योंकि स्क्वायर की एज 2a है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो इस लूप में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रॉन पर टेंजेंशियली फोर्स लगाएगी। अब चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस सेंस में आएगी। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंस में आएगी, ऐसे, क्योंकि करंट ऐसे आनी चाहिए, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आनी चाहिए लूप की फॉर्म में, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर टेंजेंशियली फोर्स ऐसे लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो नेचर वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती है Q इंटू ई से। नेचर वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बताया था, लेकिन जस्ट ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसे लगेगा तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। समझ में आई बात। और ये एंगल 45 होता है स्क्वायर में, ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी कितना आएगा 45 डिग्री। तो अगर एक्सेलरेशन ए आ चुका है, अगर आप कैलकुलेट कर लें एक्सेलरेशन, इसका ए एक्सेलरेशन है मान लेते हैं, तो ए cos 45 ए sin 45 आप IJK में आंसर दे सकते हैं। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं क्या आएगा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लूप में जिसकी रेडियस a है आना चाहिए 2 पाई a बाई
पाई से पाई कट जाएगा 2 dv बाई dt, ये आना चाहिए। सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं, E बराबर r बाई 2 dv बाई dt, ये मैंने प्रूव किया हुआ है। यहां a इसकी रेडियस है, तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स क्या आएगा, E इंटू ई, यानी a e बाई 2 dv बाई dt। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है इन क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, समझे। ये जैसे ये ज्योमेट्री में बना रहा हूं, फोर्स पीछे लगेगा आगे, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। थ्योरी बड़े अच्छे से आपको आनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अब ये फोर्स आया तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ए ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी क्या है, सी है, ए ई सी बाय 2 me, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसमें ये एक्सेलरेशन है और ये डिस्टेंस है, ये वाला ए। तो अगर मुझे आई जे के में आंसर देना है तो कैसे दूंगा, एक आएगा निगेटिव आई कैप, एक आएगा निगेटिव जे कैप। तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा इलेक्ट्रॉन का वो आना चाहिए ए ई सी बाय 2 me cos 45 माइनस जे साइन 45 माइनस आई, तो आई √2 भी नीचे लिख देते हैं माइनस, और ऐसे ही ए ई सी बाय 2 √2 me माइनस जे, ये आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन फेस कर सकते हैं, समझे। देखिए इसको, देखिए सेम क्वेश्चन को और वो कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, सेम क्वेश्चन को, बिल्कुल नया क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन एकदम सेम थ्योरी यूज होगी। ये रीजन है, इस रीजन में फील्ड सेम टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब की बार मैं बाहर की ओर दे देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको एकदम अलग लगेगी, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका सेंटर मुझे ये दिया हुआ है ओ सेंटर है। यहां डायगोनल पर ए डिस्टेंस पर ये 2 है लेंथ, स्ट्रक्चर सेम दिया हुआ है, ये 2r लेंथ है, 2r r लेंथ पर पॉइंट P है और वहां इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली दिया हुआ है आपको ABCD, लैंग्वेज क्या है, देयर इज अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B in a square region ABCD having center O. Now if this magnetic field is switched off, then what will be the velocity of electron situated on point P as shown in figure. Initially, electron was on rest. इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, डायगोनल पे रखा हुआ है, ये डायगोनल है इस स्क्वायर का, और ये डिस्टेंस OPR है, OP डिस्टेंस R है। तो जैसे ही ये पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B था, इसको जैसे ही स्विच ऑफ किया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, इस इलेक्ट्रॉन में जो वेलोसिटी आएगी वो बताओ,
जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आएगी, ये बताइए। अब पहले एक्सीलरेशन पूछा, अब वेलोसिटी पूछ रहे हैं, समझे। वहां तो चलो एक्सीलरेशन फोर्स के साथ रिलेट होता है, फोर्स किसके साथ रिलेट होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स रिलेटेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड है, इस फॉर्मूले से, समझे। यहां वेलोसिटी कैसे बताएं, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटेनियसली जीरो कर रहा है वो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे आप इसको, हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए आपको, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए। पहले क्या था बी की वैल्यू बी, बाद में क्या है जीरो। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा समय मिला है टाइम को वेरी करने, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी होने के लिए एक बड़ा टाइम इंटरवल मिला है, नहीं। आप इसको बोल सकते हो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बहुत ही ज्यादा माइन्यूट समय के लिए, dt डेट्रीमेंटल टाइम इंटरवल के लिए आप बी की वैल्यू बी से जीरो हो चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड बी से जीरो हुआ इंस्टेंटेनियसली, यानी बहुत ही ज्यादा छोटे समय अंतराल में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी सेगमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसको अगर हम सुनते हैं तो ऐसा फील नहीं होता है कि ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि टाइम वेरिंग से मतलब होगा कि आपको एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है बी का टी के साथ, जिससे कि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dB by dt आएगा, तो E आएगा। टाइम वेरिंग का मतलब वो होता है कि b इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां क्या है, कुछ नहीं दिया उसने, बोला कि b पहले b था और जैसे ही स्विच ऑफ किया जीरो हो गया, तो बेटा ये भी तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन छोटे से समय अंतराल के लिए, समझे। तो इसको भी मैं इसी फंडे से करूंगा। कैसे, मुझे पता है कि जैसे ही b को समय के साथ चेंज कराया जाएगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स छोटे से समय अंतराल के लिए लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा छोटे से समय अंतराल के लिए। अब अगर फोर्स छोटे से डेट्रीमेंटल टाइम इंटरवल के लिए लगता है, dt समय के लिए फोर्स लगता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। सॉरी नॉट टॉर्क, इंपल्स, उसको बोलते हैं इंपल्स। अगर फोर्स बहुत ही ज्यादा माइन्यूट समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, dt टाइम इंटरवल के लिए लगाया जाता है, तो उसको हम इंपल्स कहते हैं। इसका मतलब जैसे ही b से जीरो होगा तो यहां फोर्स ना लग के टॉर्क लगेगा, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, फिर मैं टॉर्क बोल रहा हूं, इंपल्स लगेगा, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इंपल्स लगेगा। समझ में आई बात, जैसे ही b से जीरो होगा तो यहां फोर्स ना लग के इंपल्स लगेगा। चेक कर लेते हैं, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे पता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया जाएगा, O से R डिस्टेंस पे R/2 dB by dt। अगर समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो ऐसे दिया जाएगा, क्लियर। अब अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूं इस इलेक्ट्रॉन पर, तो वो E इंटू कैपिटल E यानी R/2 इंटू dB by dt आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। अब ये फोर्स है, अगर मैं इस इक्वेशन में इस dt को इधर लाऊं या dt से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में dt से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपको मिलेगा ER/2 dB, ये आपको मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये होता है इंपल्स, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसको कहते हैं हम इंपल्स। किस पे लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे, क्लियर। ये क्या आएगा, ER/2 इंटीग्रेशन dB, यहां से इंटीग्रेशन dB क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो I बराबर आ जाएगा ER/2 चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, B फाइनल माइनस B इनिशियल। तो यहां से मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन मुझे पता है। अगर B बाहर की ओर है और वो घट रहा है, जीरो हुआ, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी सेंस में आना चाहिए कि बाहर की ओर बढ़े। तो कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आएगा, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा इधर, तो इस पे इंपल्स कैसे लगेगा, इधर, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा। तो इंपल्स की डायरेक्शन तो मुझे पता है, समझे, लॉजिक से निकाल सकता हूं। तो मैं यहां मैग्नीट्यूड लेता हूं, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ER/2 इंटू B, ये मैग्नीट्यूड है। अब इंपल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस V इलेक्ट्रॉन फाइनल, m ऑफ इलेक्ट्रॉन V इलेक्ट्रॉन, m ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये आएगा इंपल्स। और ये किसके बराबर आया, ER/B/2। यहां से आप निकाल सकते हो कि वेलोसिटी फाइनल, इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी आएगी ER/B/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे। कैलकुलेशन बहुत कम है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से यूज किए जा रहे हैं इसमें। देखो आई बराबर ये रखा मैंने, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहां से मुझे बताना है वी फाइनल, एम ई नीचे आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे और भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एक डिस्क है, समझे ना, डिस्क पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी फैला हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक डिस्क पर, ऊपर से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिस्क है, इधर ऐसे डिस्क रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी नोट। अब जैसे ही बी नोट को ऑफ किया जाएगा, सेम क्वेश्चन, बी नोट को मैं स्विच ऑफ कर देता हूं तो डिस्क में एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, समझे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टाइप की बातें करेंगे।